हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम बीएससी पार्ट 1 का जो फर्स्ट पेपर है मैकेनिक्स, उसकी स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। मैकेनिक्स को स्टार्ट करने से पहले बहुत सी बातें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपने 11th क्लास में जो मैकेनिक्स पढ़ी है वही आपका बेसिक है। आपको उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपने 11th क्लास में स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, इन सब के बारे में आपने पढ़ा है। और इस बीएससी फर्स्ट ईयर की जो मैकेनिक्स है उसमें वही सब बातें हैं, एक आधारभूत बातें बनाएंगे। लेकिन हो सकता है कि किसी कारण से आपने पहले अच्छे से पढ़ाई ना कर पाए हो। घबराइए नहीं, उन बेसिक बातों को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे कि जब आपको हम इस बीएससी की फिजिक्स के बारे में बातें बताएं तो वो चीज आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो बच्चों चलो सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ बेसिक चीजों को हम जरा रिवाइज कर देते हैं। उसके बाद हम आएंगे जो फर्स्ट चैप्टर है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, अर्थात गैलीलियन रूपांतरण। हम इसके बारे में बातें करेंगे। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिक्स, वो है क्या। मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी। यांत्रिकी मतलब यंत्र विज्ञान। यंत्र कौन सा? बहुत से यंत्र हैं जो कुछ मशीन की कार्यप्रणाली पर काम करते हैं। मशीन जैसे कि साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, भाप इंजन। हमारे घर में जो गीजर होते हैं, पानी गर्म करते हैं, वो भी तो मशीन है। या फिर घर में जो मिक्सी होती है, जो ग्राइंडर होते हैं, वो भी तो मशीन है। या फिर कपड़े काटने का कैंची, ये भी मशीन है ना। तो आप अपने चारों तरफ जहां भी दूर दूर तक देखेंगे आपको मशीन किसी न किसी रूप में दिख जाएगी। अगर आप एक लंबी सी लाठी लगा के किसी पत्थर को उठाने की कोशिश करते हैं बच्चों, वो भी तो मशीन है। वो भी तो लीवर का काम करता है। टाइम मशीन, जो कि बहुत एडवांस एक हाइपोथेटिकल मशीन है, उसके बारे में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मशीन जिस कार्य प्रणाली पर काम कर रहा है उससे जुड़े शास्त्र को हम बोलते हैं मैकेनिक्स, यानी कि यांत्रिकी। अब आपको एक बात बताऊं, मैकेनिक्स के हम दो भाग करते हैं, यांत्रिकी के हम दो भाग कर रहे हैं बच्चों। प्रथम भाग में हम उन चीजों की बात कर रहे हैं जहां पर वस्तु का वेग अमूमन कम है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मैकेनिक्स वी कंसीडर अ लेस वेलोसिटी या लोअर वेलोसिटी। उदाहरण के लिए हम रोड पे चल रहे हैं, सामने से कोई रिक्शा वाला निकल गया, एक ऑटो वाला निकल गया बच्चों, बस जा रही है, ट्रेन जा रही है, इक्का जा रहा है, बैलगाड़ी जा रही है ना, कुछ भी, या हम वॉक कर रहे हैं, तो हमारी जो वेलोसिटी है या हम जिन वस्तुओं के वेग को, इनकी वेलोसिटी को हम देख रहे हैं,
उनको हम कम वेलोसिटी बोलेंगे। अब कम वेलोसिटी का क्या मतलब है? कम वेलोसिटी का मतलब है कि हम इन वस्तुओं की जो वेलोसिटी है उसको प्रकाश के वेग से नाप रहे हैं, उसको प्रकाश के वेग से तुलना कर रहे हैं। We are comparing these velocities from the speed of light. प्रकाश का वेग तो बहुत ज्यादा होता है, आपको पता है। The speed of light in vacuum is 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर किसी भी वस्तु का वेग प्रकाश के निर्वात में वेग से बहुत कम है, तो ऐसे शाखा को, विज्ञान की शाखा को, दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज नोन एज क्लासिकल फिजिक्स और न्यूटोनियन फिजिक्स, जहां पे हम न्यूटन के नियम का बारीकी से अध्ययन करते हैं। यहां पे न्यूटन के सभी नियम काम करते हैं, गैलीलियो के नियम काम करते हैं, जो भी हम पढ़ते आए हैं 11th क्लास में, कि जैसे कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv स्क्वायर, आपने सब पढ़ा ही होगा बच्चों। इम्पल्स बराबर बल गुणे समय, है ना, आवेग बराबर बल गुणे समय होता है। या फिर जो भी चीजें हैं जो आप 11th क्लास में पढ़े हैं, वो सब हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स में आते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, और हम लोगों को अभी वही पढ़ना है। लेकिन बच्चों, अगर किसी बॉडी का वेग बहुत ज्यादा है, किसी बॉडी की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मतलब लाइट की वेलोसिटी के ऑर्डर की हो, मतलब हम उसको लाइट की वेलोसिटी से कंपेयर कर सकें। जैसे मान लो कि कोई वस्तु है, वो 3 into 10⁶ मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, तो 3 into 10⁶ मीटर पर सेकंड को हम 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन 20 मीटर पर सेकंड को हम लाइट की वेलोसिटी से कंपेयर नहीं कर सकते, उससे कहीं दूर दूर तक उस कैटेगरी में आता ही नहीं है। तो जो 20 मीटर पर सेकंड वाली बॉडी है, उसको हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में लेके चलेंगे। लेकिन जो वेलोसिटी 3 into 10⁶ मीटर पर सेकंड आ रही है, वो लाइट की वेलोसिटी से कंपेरेबल है, वो उसकी तुलना की जा सकती है। तो उसको हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, जिसमें किसी को क्यों कहने का अधिकार नहीं है। कैसे? ये सारी बात हम आपसे डिस्कस करेंगे जब हम क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर देंगे। तो फिलहाल अभी आप ये समझिए कि मान लीजिए आपने बोल दिया यहां पर वेलोसिटी, लोअर वेलोसिटी, यह है लोअर वेलोसिटी, मतलब यहां पे अगर वेग कम है तो ये आ जाएगा किसमें? ये आ जाएगा क्लासिकल मैकेनिक्स। और अगर हायर वेलोसिटी है, अगर वेग ज्यादा है, हायर वेलोसिटी, द ऑर्डर ऑफ 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड, अगर इसके ऑर्डर का है तो हम बच्चों बात करेंगे वहां पर क्वांटम मैकेनिक्स बात करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स या यूं कह दो कि अगर बॉडी का साइज बहुत छोटा है,
जो ज्यादातर हम जो बॉडी सामने देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ये कैमरा देख रहे हैं, ये पेन देख रहे हैं, सामने कोई पानी का बोतल है वो देख रहे हैं, या कोई छोटा सा कंकड़ है वो हम देख रहे हैं, पत्थर है वो देख रहे हैं, कोई कार है वो देख रहे हैं, कोई ईंट का टुकड़ा गिरा हुआ है वो देख रहे हैं बच्चों। तो ये वो साइज है, ये वो आकार है जो हमको अपने डेली लाइफ में अक्सर दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर साइज इतना छोटा हो कि हम उसे ना देख पाए, बहुत छोटा हो, जैसे कि अणु, परमाणु, मॉलिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, फोटॉन, all these particles are having very small size. So in this case again we study about the quantum mechanics. बात समझ आ रही है आपको? तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। तो ये तो था कि मैकेनिक्स की दो ब्रांच, क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जहां पे न्यूटन के लॉज फॉलो होते हैं, जहां पे न्यूटन के सभी नियम लागू होते हैं, वो होता है क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स। और जहां पे न्यूटन के नियम नहीं लग रहे हैं, एकदम अलग है वो, बहुत अलग, जहां पे बॉडी की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के कंपैरिजन में आती है, जहां पर पार्टिकल का साइज बहुत स्मॉल होता है, उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट जो आपने पहले पढ़े तो हैं, बट शायद भूल रहे हो, क्योंकि जब तक आप उनको नहीं पढ़ेंगे, इनको नहीं रिवाइज करेंगे, आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो इसके लिए हम बात करते हैं सबसे पहले पार्टिकल। कोई पार्टिकल है, वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और उसकी स्पीड क्या है, यानी कि उसकी चाल, उसका वेग, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, एक्सीलरेशन, त्वरण, मंदन, रिटार्डेशन, क्या होता है, जरा इन बातों को हम लोग पहले डिस्कस करते हैं बच्चों। तो चलिए मैं इसको मिटाते हैं, ये तो आपने बना लिया होगा। वैसे अगर आपने इसको नहीं भी बनाया तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि अभी तो ये आपको मैं सिर्फ समझा रहा। अब बच्चों जरा इन बातों को समझना, पहले बात करते हैं पोजीशन। पोजीशन पोजीशन क्या होता है? आपसे कह सकते हैं कि कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो है कहां पे, उसकी स्थिति। क्या होता है? एक ऐसा फैक्टर या एक ऐसा कोई कोऑर्डिनेट, ऐसा कोई बिंदु जो किसी भी कण की स्थिति को दर्शा रहा हो। A coordinate which shows the location of a point in space is known as position. ठीक है, मतलब क्या होता है ये? लोकेशन। लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, कहां पे? इन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है और इन अ प्लेन, किसी तल में भी हो सकता है, और इन अ स्पेस, आकाश में भी हो सकता है। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? अब जिस वेक्टर से
किसी भी कण की स्थिति को हम दिखाते हैं उसको हम बोलते हैं स्थित सदिश। स्थित सदिश यानी कि पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है? अ वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट, मे बी इन ए स्ट्रेट लाइन, मे बी इन अ प्लेन और मे बी इन ए स्पेस। किसी तल में, किसी आकाश में, किसी सरल रेखा में, जिस सदिश के द्वारा हम किसी कण की स्थिति को दिखाते हैं उसको हम बोलते हैं स्थित सदिश बोलते हैं बच्चों, या उसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अब जैसे कि मान लीजिए मैंने ये बना दिया x, ये बना दिया y और बच्चों कहीं इधर है z एक्सिस। ये क्या है? ऑरिजिन, मूल बिंदु। अब एक कण है, मान लिया हमने बोला एक कमरा है, उस कमरे के कॉर्नर को, एक कॉर्नर को मैंने ऑरिजिन मान लिया, मूल बिंदु मान लिया। अब कण कुछ ऐसा है कि एक दीवार से उसकी दूरी 1 मीटर है, दूसरे दीवार से उसकी दूरी 2 मीटर है, तीसरे दीवार से उसकी दूरी 3 मीटर है। तो एक दीवार को आप x बोल देंगे, दूसरे को y बोल देंगे, तीसरे को z बोल देंगे। तो उस कण की स्थिति कहाँ है? उस कण का कोऑर्डिनेट क्या है? 1, 2, 3। तो बच्चों यही जो है 1, 2, 3 ये निर्देशांक ही कण के स्थित सदिश को, पोजीशन वेक्टर को एक्सप्लेन करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि यहां पर कोई पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट है x, y, z। तो इस कण का जो स्थित सदिश होगा, जो पोजीशन वेक्टर होगा, उसके लिए क्या करेंगे आप O को P से ज्वाइन कर देंगे और इसको हम लिखेंगे वेक्टर R। क्या लिखेंगे बच्चों? वेक्टर R सदिश। और ये हो जाएगा वेक्टर R बराबर x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। बात समझ आ गई आपको? इसको मीटर में नापते हैं, मीटर में या सेंटीमीटर में या किलोमीटर में, लेकिन जो एमकेएस पद्धति में मात्रक है, जो एमकेएस सिस्टम में इसका यूनिट है वो क्या है? वो है मीटर। अब बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है। तो एक बात समझिएगा, मान लिया कि ये कोई XY तल है, एक कण पहले यहां पर था, कहां पर था? P1 पर। और P1 पे जब था तो उसका कोऑर्डिनेट था, ये कितना था? x1, y1, z1। ये कण भैया ऐसे ऐसे चलते यहां पे आ गए, बिंदु P2 पर आ गए। नाउ द पार्टिकल अराइव्ड एट द पॉइंट P2। जहां पे आते ही इसके जो निर्देशांक हो गए वो हो जाएंगे, मान लिया हमने x2, y2, z। अब याद रखिएगा कि कण ने जितनी दूरी तय की है, कण ने जितनी दूरी तय की है, कौन सी दूरी तय की है? ऐसे यहां पे आया, फिर यहां पे आया, फिर यहां पे आया, फिर यहां पे आया। तो बच्चों ये जो रास्ते की लंबाई है ना, ये जो आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन, ये रास्ते की जो लंबाई है ये कण द्वारा तय की गई दूरी है। दिस डॉटेड लाइन represents the distance covered by the particle। मान लिया कि इस रास्ते की लंबाई डेल्टा एस। तो बताओ इसका विस्थापन कितना हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें हम लोग? तो क्या करेंगे, हम कण की प्रारंभिक स्थिति को ऐसे ऐसे दिखा देंगे।
वेक्टर R1, और जब कण P2 चला गया तो उसकी स्थिति को हम ऐसे ऐसे दिखा देंगे, वेक्टर R2। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति में जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है? अंतिम पोजीशन, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो हम बोलेंगे विस्थापन। विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा? डेल्टा R इज इक्वल्स टू R फाइनल माइनस R इनिशियल। अच्छा बच्चों, ये कैसे आया? ये कैसे आया? आप देख रहे हैं, अगर आपको ऐसे मिला देते हैं तो ये बन जाएगा एक त्रिभुज। और सदिशों का त्रिभुज नियम, सदिशों का त्रिभुज नियम मतलब ट्रायंगल लॉ ऑफ द वेक्टर्स हम लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे? देखो, वेक्टर OP1, मैं इसको कहां लिख देता हूं? मैं इसको यहां लिख देता हूं। अब देखिएगा, वेक्टर OP1 प्लस वेक्टर P1 P2, वेक्टर P1 P2 इज इक्वल टू वेक्टर OP2। आप यहां से वेक्टर P1 P2 निकाल सकते हैं। तो वेक्टर P1 P2 क्या हो जाएगा? वेक्टर P1 P2 आ जाएगा मेरे पास OP2 माइनस OP1। OP2 कितना है? R2 माइनस R1। लो बच्चों, ये आ जाएगा कण का विस्थापन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। सीधी सी बात है, जब कण P1 से P2 में गया होगा तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि तुरंत पहुंच गया होगा, ऐसा तो नहीं हुआ होगा, है ना? कुछ तो समय जरूर लगा होगा, भले ही थोड़ा सा लगाओ या ज्यादा लगाओ, टाइम तो लगेगा। मान लीजिए कि P1 से P2 जाने में उसने डेल्टा T टाइम लगाया। कितना लगाया? डेल्टा T टाइम लगाया। तो उस कण की जो औसत चाल है, इंस्टैन्टेनियस स्पीड, और जो उसका औसत वेग है, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, वो कैसे निकालेंगे? उसके लिए बच्चों मैं इसको मिटा रहा हूं, आपने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा। तो हम बात करने जा रहे हैं औसत चाल और औसत वेग के बारे में। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जो औसत चाल होता है उसका सूत्र होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहां पे मैं लिखता हूं, क्या लिखूंगा? कण का औसत चाल, औसत चाल इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड बोलेंगे हम लोग यहां पर, एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल, ये होता है इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी, तो आप ऐसे कह लो हिंदी में, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। बच्चों ये होता है कण का औसत चाल, एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो यहां पे कुल दूरी कितनी है? डेल्टा एस। समय कितना लगा है? डेल्टा डी। तो ये क्या हो जाएगा? ये किसके बराबर जाएगा? ये डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगा वी एवरेज। समझ में आया बच्चों? ठीक इसी प्रकार अगर मैं कण के औसत वेग की बात करता हूं, एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूं, तो वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कुल विस्थापन अपॉन कुल समय।
ठीक है, तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। यहाँ पे आप जरा देखिएगा, ये आपने नोट कर लिया होगा बच्चों। अब हम बात करेंगे कण का औसत वेग। वेग कैसा है? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। विस्थापन भी सदिश राशि है। तो ध्यान दीजिएगा, कण का औसत वेग, कण का औसत वेग means average velocity of particle, V average equal to total displacement, कुल विस्थापन, total displacement upon total time. So V average equals to delta R upon delta T. ये हो जाएगा कण का औसत वेग। बच्चों बात समझ आई? और आपने पहले पढ़ रखा है कि अगर हम कण के तात्कालिक वेग की बात करते हैं, अगर हम कण के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अर्थात तात्कालिक वेग। कैसे लिखते हैं इसको? v बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, अर्थात जो समयांतराल है वो बहुत छोटा हो जाएगा। मैं इस बात को यहां लिख देता हूं बच्चों। यहां पे जब हम इसके तात्कालिक वेग की बात करेंगे हम, मतलब तात्कालिक मतलब जो किसी क्षण हो, किसी पर्टिकुलर टाइम पे हो। उदाहरण के लिए देखिए, अगर हम बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो कार का जो स्पीडोमीटर होता है, जो सुई घूमती है, वो आप देखते होंगे कि कभी 40 पे है, कभी 50 पे है, कभी 60 पे है। आपने थोड़ा सा ब्रेक लगाया तो 60 से कम भी हो जाती है। तो बच्चों जो सुई घूमती है ना, वो उस कार की, बाइक की तात्कालिक वेग को बताती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बताती है। तो चलिए मैं यहां इसको लिख देता हूं, तात्कालिक वेग, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। V equals to limit डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा R अपॉन डेल्टा t। बच्चों ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा dr बाय dt। मतलब कि अगर आपने कण के पोजीशन वेक्टर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, अगर आपने कण के पोजीशन वेक्टर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो आपको उस कण का तात्कालिक वेग मतलब उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी। समझ में आ गया बच्चों सबको? हाँ, इतना तो बड़ा आसान सा है। ये तो आपका पुराना 11th वाला है, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से अब हम बात करने जा रहे हैं त्वरण की, एक्सीलरेशन। जरा ये देखिएगा क्या होता है एक्सीलरेशन, यानी कि त्वरण। क्या होता है त्वरण? आप समझ रहे होंगे। आपने अगर कभी कार या बाइक चलाया हो तो आपने एक्सीलरेटर शब्द को जरूर सुना होगा। एक्सीलरेटर का मतलब है त्वरक, अर्थात जो किसी वस्तु को त्वरित कर रहा हो। त्वरित करने का मतलब है उसके वेग में परिवर्तन कर रहा हो। अगर कार धीमी चल रही थी तो आपने एक्सीलरेटर लगा के तेज कर दिया, या अगर कार तेज चल रही थी तो आपने ब्रेक लगा करके उसको मध्यम कर दिया, उसको धीमा कर दिया। तो जब उसको धीमा करते हैं तो उसे हम बोलते हैं मंदन, रिटार्डेशन।
और जब उसको तेज करते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं त्वरण, यानी कि एक्सीलरेशन। कब आता है त्वरण? जब भी वस्तु का वेग परिवर्तित होगा। जब भी वस्तु का वेग परिवर्तित होगा तो त्वरण आना ही आना है। Whenever the velocity of the object is changed, definitely the particle or the body will be accelerated. बात समझ में आई आपको? और बच्चों, जब भी कभी किसी वस्तु का वेग कम होगा, अगर वस्तु को हम धीमा करें, मान लीजिए कि मान लीजिए कि कोई साइकिल आ रही है, आपका दोस्त है साइकिल चला के आपकी तरफ आ रहा है और आपने उसके साथ हंसी मजाक में ही सही अपना हाथ उसके हैंडल पे लगा दिया और बोल दिया, भाई तेरे को मैं जाने नहीं दूंगा। वो देखो पौड़ी मारने की कोशिश कर रहा है, स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपने ऐसे हाथ लगा के उसको रोक दिया। क्या होगा? उसकी साइकिल की जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी, वो थोड़ी सी मध्यम हो जाएगी। तो क्या हुआ? वो मंदित हो गया, मंदन आ गया, उसके अंदर रिटार्डेशन आ गया। या मान लीजिए कि आपने एक वस्तु लिया, उसको आपने ऐसे फेंक दिया ऊपर की ओर। जब आपने उसको ऊपर की ओर फेंका तो चलते 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 ये रुक जाती है। रुक जा रही है मतलब इसकी चाल कम होती जा रही है, ये मंदित होती जा रही है, रिटार्डेशन आ गया इसका। तो खैर, त्वरण हो या मंदन हो, एक्सीलरेशन हो या रिटार्डेशन हो, आपने एक चीज तो जरूर गौर किया होगा कि वस्तु का वेग परिवर्तित अवश्य हो रहा है। अब ये वेग किसी भी कारण से परिवर्तित हो बच्चों, चाहे तो इसका मान बढ़ रहा हो या कम हो रहा हो, या मान लीजिए कि इसका वेग का मान कांस्टेंट है, नियत है, लेकिन इसकी दिशा परिवर्तित होती जा रही है। अरे भाई, अगर दिशा भी परिवर्तित हो गई तब भी तो वेग परिवर्तित हो जाएगा, और अगर वेग परिवर्तित हो गया तो त्वरण तो होना ही होना है, एक्सीलरेशन तो होना ही है बच्चों। तो क्या होता है, मैं यहां पर इसके बारे में बताता हूं। एक्सीलरेशन या त्वरण क्या होता है? ये होता है किसी वस्तु के वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, पहले बात करते हैं हम लोग हिंदी में लिखते हैं बच्चों। त्वरण, त्वरण क्या होता है? किसी वस्तु के वेग में, किसी वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं, या ऐसे बोल दो, द रेट ऑफ change, the rate of change in velocity, the rate of change in velocity of an object with respect to time, with respect to time is known as
acceleration is known as acceleration. बात समझ आ रही है आपको? इसको आप ऐसे कह सकते हैं, मान लिया कि एक वस्तु ऐसे जा रही है, अभी इसका वेग इस दिशा में ऐसे है, वेक्टर वी आई, आई मतलब इनिशियल, और डेल्टा टी टाइम के बाद इसका वेग इस दिशा में हो जाता है वी एफ, वी फाइनल। तो औसत त्वरण क्या हो जाएगा? औसत त्वरण वेग में परिवर्तन डेल्टा वी बटे समयांतराल, तो बोलेंगे हम लोग औसत त्वरण बोलेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन बोलेंगे। इसको आप v फाइनल माइनस v इनिशियल भी कह सकते हो, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग भी कह सकते हैं आप इसको। और अगर समयांतराल बहुत कम होगा, if the time interval is very small, in that case the average acceleration becomes instantaneous acceleration. अगर समयांतराल बहुत कम हो जाएगा तो हम इसी औसत त्वरण को बच्चों तात्कालिक त्वरण बोलेंगे। तो मैं यहां लिख देता